तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन हमारे चैनल पे। और आज हम कवर करेंगे अपनी यूनिट नंबर 3। तो हमारी 2 यूनिट पहले आ चुकी हैं, यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप चैनल पे जाइए, आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जहां पर आप यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 देख सकते हैं। बट इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे डेटा सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट के बारे में। तो थोड़ा सा ये लंबी यूनिट है, मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट में फटाफट, क्योंकि कुछ चीजें मैंने ऐसी, इसमें कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आपकी यूनिट 2 में भी हैं और कुछ चीजें ऐसी जो यूनिट 1 में भी हैं। तो ऐसी चीजों को हम स्किप करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। बाकी मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा वो समझा दूंगा कि डेटा सिक्योरिटी मैनेजमेंट क्या होता है, और उसके बारे में हम डीप में तो पढ़ेंगे ही। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट। तो हमारी यूनिट है डेटा सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि डेटा सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, आपको पता है डेटा क्या है? डिजिटल वर्ल्ड में डेटा क्या है? एक गोल्ड है। ठीक है, गोल्ड मतलब आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, जैसे मान लो गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट होगी, या फेसबुक जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके पास क्या है? बिलियंस ऑफ डेटा है यूजर्स का। ठीक है, अब वो डेटा का यूज करके बहुत सारी चीजें अर्न करती है, जैसे जो उनकी जितनी भी इनकम होते हैं वो उस डेटा के बेस पर ही होती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर डेटा किसी के हाथ लग गया गलती से, तो सारी इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी, उनके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो उस डेटा की सिक्योरिटी बनाए रखना और उस डेटा को मैनेज रखना, मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है। तो बीसीए या एमसीए आप कुछ भी करते हो, जब भी आप एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब के लिए अप्लाई करोगे, आपसे डेटा सिक्योरिटी के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए ये सब्जेक्ट डाल रखा आपका एमसीए के अंदर। और आप ये चीज ध्यान रखना कि डेटा मैनेजमेंट, डेटा सिक्योरिटी जो है कॉमन चीज है, जो हर चीज में, मतलब हर इंटरव्यू में भी पूछी जाती है कि आप कैसे डेटा को प्रोटेक्ट करोगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पूरा ओवरव्यू पढ़ेंगे। हम पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे कि इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। फिर हम डेटाबेस सिक्योरिटी एंड डेटा मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी थ्रेड्स एंड अटैक्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंप्यूटर, मोबाइल एंड इंटरनेट। और फिर हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे सिक्योरिटी मेजर्स एंड सॉल्यूशंस, सिक्योरिटी पॉलिसी, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी ऑडिट और सिक्योरिटी एंड यूजिबिलिटी। ये सारी चीजें पढ़ेंगे। लास्ट में हम समरी थोड़ी सी पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे पास कुछ कमेंट्स भी आए थे कि जल्दी से जल्दी वीडियो बनाओ, तो इसलिए मैंने फटाफट, क्योंकि मेन क्या है, वीडियो बनाना थोड़ा सा मतलब टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि हमें टाइम चाहिए होता है वीडियो बनाने के लिए। तो कंटेंट रेडी करना, प्लस उसको रिकॉर्ड करना, फिर उसको एडिट करना और फिर उसको अपलोड करना, तो थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है। 2-3 दिन हो सकता है मेरे लग जाते हो इसमें। तो बाकी आपको मैं कोशिश करता हूँ कि रेगुलर जल्दी से जल्दी आपको वीडियो सुनो। बाकी मेरे पास भी बहुत सारे काम होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है वीडियो में। बट कोशिश करूंगा आपके एग्जाम से पहले पहले ये तो पूरा कंप्लीट हो ही जाए। ठीक है, एमसीएस 215। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, हम थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। थोड़ा आपको ब्रीफ में मैंने आइडिया दे दिया है, बट इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं, हमें थोड़ा सा आइडिया और अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, इन आवर डेली लाइफ वी यूज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर वेरियस टास्क। हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। ठीक है, टू कीप दिस इंफॉर्मेशन सेफ एंड ट्रस्टवर्दी, वी नीड टू फोकस ऑन डेटा सिक्योरिटी। तो डेटा सिक्योरिटी में क्यों चाहिए कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो क्या रहे, सेफ रहे और ट्रस्टवर्दी रहे। ठीक है, सेफ मतलब किसी और के पास ना चली जाए। ठीक है, आगे प्राइवेसी एंड ट्रस्ट, data security, privacy and trust. The data security involves protecting information from unauthorized access, use और disclosure। मतलब मान लो किसी ने भी आपकी इंफॉर्मेशन चुरा ली, वो क्या करेगा? वो उसका अनऑथराइज आपका यूज कर रहा है, आपकी डेटा का, आपकी इंफॉर्मेशन का। इसके बाद वो उसको डिस्क्लोज कर रहा है, मतलब लोगों को बता रहा है। ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन निकाले, लोगों को बता रहा है, डिस्क्लोज कर रहा है। सपोज आपका फोन नंबर, आपका ईमेल, आपकी सारी डिटेल अगर कोई डिस्क्लोज कर दे, ठीक है, तो वो तो आपके लिए गलत है। ठीक है, वो डेटा सिक्योरिटी है। ये तो डेटा सिक्योरिटी क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी सारी चीजों को सिक्योर रखना है। ठीक है, इट यूजेस methods like network security, physical security and file security based on standards and technologies। तो इसमें आप सारे स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे, क्या क्या हम चीजें फॉलो करें जिससे हमारा डेटा सिक्योर रहे।
ठीक है, डेटा लीक ना हो। इसके बाद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैंडल डेटा विद इन द एंड बिटवीन them. It doesn't matter how data is managed or transmitted, it must be protected. Data breaches can lead to legal issues, penalties, and harm an organization's reputation. So ensuring data security is crucial today. तो आपको पता है हैकर्स जो है ना बैठे हैं बहुत सारे, जो क्या करते हैं आपकी इंफॉर्मेशन चुराने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ठीक है, तो जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, उन ऑर्गेनाइजेशंस में स्पेशली ये समझ लो कि ऐसा पर्सन हायर करा जाता है जो क्या करता है, साइबर सिक्योरिटी मैनेज करता है। मतलब डेटा की सारी सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी सब मैनेज करता है। वो सिस्टम को मॉनिटर करता है बैठ के, ठीक है, और वो चेक करता है कि कोई वर्नरेबिलिटी तो नहीं हमारे सिस्टम में, या कोई ऐसा तो चीज नहीं, हमारा डेटा कहीं लीक तो नहीं हो रहा। ये सारी चीजें चेक करी जाती है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई डेटा लीक होता है, डेटा ब्रीच होता है, तो उस कंडीशन में उस ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन बहुत खराब होती है। अभी रिसेंटली आई गेस कुछ टाइम पहले बिग बास्केट करके एक कंपनी है, उसका डेटा लीक हुआ था। ठीक है, उस डेटा ब्रीच में कई लोगों के ईमेल्स जो है वो लीक हो गए थे। तो आप खुद सोचो कितना बड़ा सिक्योरिटी इशू है। डार्क वेब पे आपको उनके वो मिल जाएंगे, ईमेल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे डेटा ब्रीचेस जो है वो पास्ट में हो चुके हैं। आप भी चेक करना कभी। एक वेबसाइट है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वेबसाइट का। उस वो आपका ईमेल डालते बता देगा कि किन किन डेटा ब्रीचेस में आपका ईमेल लीक हो चुका है। ईमेल मतलब ईमेल प्लस पासवर्ड भी, आपका जो आपने पासवर्ड डाला वो भी लीक हो चुका है। ठीक है, बट मैं आपको आगे भी पढ़ाऊंगा, बताऊंगा इसके बारे में कि जब वो डेटा लीक हुआ था तो क्या आपका ईमेल असल में लीक हुआ है कि नहीं। तो आप उस वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि डेटा सिक्योरिटी एक क्रूशियल मेथड है, क्रूशियल चीज है जो हमें करनी ही करनी है। ठीक है, लेकिन देयर आर वेरियस थ्रेट टू डेटा, बोथ एक्सीडेंटल एंड इंटेंशनली। मतलब मैं एक्सीडेंटली मान लो कोई डेटा लीक हो जाता है मेरे से, या फिर कोई बंदा इंटेंशनली उस डेटा को लीक कर देता है। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट दीज थ्रेट्स, वी नीड टू कंसीडर द सिक्योरिटी ऑफ द एंटायर सिस्टम, इंक्लूडिंग द नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, फिजिकल लोकेशन एंड पर्सनल एक्सेस। ठीक है, तो हमें डेटा सिक्योरिटी क्यों जरूरी है, आपको समझ आ गया होगा, आइडिया मिल गया होगा कि डेटा सिक्योरिटी क्यों जरूरी है। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में और पढ़ ले। ठीक है, अ डेटा सिक्योरिटी प्लान इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल एंड virtual procedures and using data management software is necessary for this protection। तो हम काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं अपने डेटा को सिक्योर रखने के लिए। हम क्या करते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर भी यूज करते हैं, जो डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं उनको भी यूज करते हैं ताकि हमारा डेटा सिक्योर रहे। हम दोनों करते हैं, फिजिकल भी और वर्चुअल प्रोसीजर भी फॉलो करते हैं। फिजिकल कैसे, आप सपोज आपके सिस्टम में डेटा है और कोई बंदा आपका सिस्टम में उठा के ले गया, तो वो क्या फिजिकल लीक है। ठीक है, वर्चुअली क्या होता है, वर्चुअली तो पता ही आपको कि किसी ने आपके सिस्टम को हैक करा, उसमें मालवेयर डाला और वहां से डेटा सारा उठा रहा है, तो वो सारा आपका वर्चुअली प्रोसीजर हो गया। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन आपको समझ आ गया डेटा सिक्योरिटी और मैनेजमेंट के बारे में। अब ऑब्जेक्टिव्स थोड़ा समझ लेते हैं। आप इस चैप्टर को पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले ये क्या एक्सप्लेन कर देगा, एक्सप्लेन व्हाट इज डेटा सिक्योरिटी, आपको पता चल जाएगा डेटा सिक्योरिटी क्या है। एक्सप्लेन डेटा मैनेजमेंट, हम पूरा एक्सप्लेन कर देंगे डेटा मैनेजमेंट करा कैसे जाता है। एक्सप्लेन सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स, आपकी जो भी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स है। एक्सप्लेन सिक्योरिटी थ्रेड्स एंड अटैक्स, थ्रेड्स और अटैक्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या अटैक्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद सिक्योरिटी मेजर्स एंड यूजिबिलिटी, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, और सिक्योरिटी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा क्या क्या ऑब्जेक्टिव हमारी इस यूनिट का। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, क्या है, डेटा सिक्योरिटी एंड डेटा मैनेजमेंट, डेटाबेस सिक्योरिटी एंड डेटा मैनेजमेंट। अब एक चीज बताओ, छोटी सी चीज, डेटाबेस तो आपको पता ही होगा। डेटाबेस मतलब जहां पर हम अपने सारा डेटा स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस क्या है, डेटाबेस की सिक्योरिटी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो डेटाबेस बेसिकली हम जितने भी हमारे यूजर्स का डेटा होता है, मान लो आपकी एक वेबसाइट है, उस पर जितने भी यूजर्स आते हैं वो सारा डेटा कहां स्टोर होता है, आपके डेटाबेस में। ठीक है, तो उसकी सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो इन केस आपके यूजर्स की इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है, या आपके यूजर्स का ईमेल या पासवर्ड या फोन नंबर कुछ भी लीक होता है,
मतलब डेटा लीक होता है, तो उस कंडीशन में आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, बहुत सारी पेनल्टीज लगाई जा सकती हैं। सपोज आपकी कोई कंपनी है और यूएस से किसी ने पेनल्टी लगा दी कि आपने मेरा डेटा लीक करा है, तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए डेटाबेस की भी सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब व्हाई डेटाबेस सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट? सबसे पहला, थेफ्ट एंड फ्रॉड। मतलब डेटाबेस सिक्योरिटी इज क्रूशियल टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट थेफ्ट एंड फ्रॉड एक्टिविटीज। तो हम क्या करते हैं डेटाबेस सिक्योरिटी से? हम अनऑथराइज एक्सेस को प्रिवेंट करते हैं। अनऑथराइज मतलब किसी ने आपका डेटाबेस मान लो रिमोटली एक्सेस कर लिया, या अपने डेटा आपके डेटाबेस पे अटैक करके उसको डाउनलोड कर लिया, और उसको वो एक्सेस कर रहा है किसके लिए? फ्रॉड एक्टिविटीज के लिए, चोरी के लिए। ठीक है, सपोज आपके क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन निकाल ली और वो फ्रॉड एक्टिविटी कर रहा है, उससे कुछ और परचेज कर रहा है, इलीगल ड्रग्स परचेज कर रहा है, तो ये सारी एक्टिविटीज किस में आती है? थेफ्ट एंड फ्रॉड में आती है। ठीक है, लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी, ensuring the database security prevents situations where data become unavailable। मतलब आप डेटा एक्सेस करो, एकदम से पता चला आपका डेटा है ही नहीं। सपोज आपके डेटाबेस के अंदर 50 यूजर्स थे और किसी ने उसको ब्रीच करके सारे यूजर्स को डिलीट कर दिया। ठीक है, अब आपके यूजर अगर लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो उनको डेटा मिलेगा ही नहीं, मतलब वो लॉगिन ही नहीं कर पाएंगे। तो क्या हुआ? लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी हुआ, मतलब आपका डेटा अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है, इंश्योरिंग इट एक्सेसिबल व्हेन नीडेड, मतलब हमें ये चेक करना चाहिए कि हमारा डेटा हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए। ठीक है, कभी भी ऐसा ना हो कि हमें डेटा की जरूरत है और हमारा डेटा हमें मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या है? डेटाबेस सिक्योरिटी में आता है कि लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी से बचने के लिए हम डेटाबेस सिक्योरिटी जरूरी है। लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब आपका डेटाबेस जो है, जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वो कॉन्फिडेंशियल रहे, मतलब लीक ना हो। लॉस ऑफ डेटा प्राइवेसी, सो क्या है? डेटा सिक्योरिटी सेफगार्ड्स अगेंस्ट ब्रीचेस दैट कुड कंप्रोमाइज द प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल्स डेटा। डेटा प्राइवेसी भी जरूरी है। लॉस ऑफ डेटा इंटीग्रिटी, maintaining database security is essential to prevent intentional or accidental alteration to data, preserving its integrity। अब डेटा इंटीग्रिटी क्या होती है? मान लो किसी ने आपका डेटाबेस लिया और उसको मॉडिफाई कर दिया। सपोज आपकी फेसबुक है, आप अपनी प्रोफाइल अपडेट करते हो बट गलती से कोई और बंदा आके आपकी प्रोफाइल पे किसी और की फोटो लगा के चला जाता है, तो क्या उसमें लॉस ऑफ डेटा इंटीग्रिटी है? मतलब आपका जो डेटा है वो ऑल्टर हो गया बीच में एक्सीडेंटली या फिर इंटेंशनली। ठीक है, ये भी हमारा डेटाबेस सिक्योरिटी को इंपॉर्टेंट बनाता है। इसके बाद these situations are prone to data security threats and must be defended against the minimize potential losses। तो इन सभी सिचुएशन से बचने के लिए हमें डेटाबेस सिक्योरिटी चाहिए। These situation often leads to cumulative losses within the organization due to interdependencies। A security breach in one area can affect multiple aspects of the organization। Suppose आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 5 सेक्शन है। ठीक है, अब पांचों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। सपोज पहला सेक्शन डेटा कलेक्ट करता है, दूसरा सेक्शन प्रोसेस करता है, तीसरा सेक्शन उसको फिल्टर आउट करता है और चौथा सेक्शन उसको एनालाइज करता है। ठीक है, अब ये सारे डिपार्टमेंट आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, अब एक डेटा ब्रीच हुआ, मतलब आपकी जो फर्स्ट आपका कंपोनेंट था, मतलब फर्स्ट जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का सेक्शन था वो अफेक्ट हुआ, उसके बाद डेटा आया ही नहीं, तो आने वाले जितने थे आगे के प्रोसेस वो सब रुक जाएंगे, है ना? तो क्या है, इस वजह से आपका डेटा के जो प्रोसेस होता है वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो भी इफेक्ट होगा। ठीक है, तो मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को भी ये इफेक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद पर्पज ऑफ डेटा प्रोटेक्शन, क्या पर्पज है? डेटा प्रोटेक्शन ऑल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन एंड डेटा प्राइवेसी एम्स टू डिफाइन व्हेन एंड हाउ डेटा कैन बी सेफली यूज्ड, मतलब कब उसका हम सेफली यूज कर सकते हैं, वही आपका डेटा प्रोटेक्शन। इट इंश्योर रिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। ठीक है, मतलब रिस्पॉन्सिबली हमें उसको एक्सेस करना होगा। इसके बाद रोल ऑफ डेटा मैनेजमेंट क्या है? पहला देखो, डेटा मैनेजमेंट गोल, द प्राइमरी गोल ऑफ डेटा मैनेजमेंट इज टू हेल्प इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन यूज डेटा विद इन पॉलिसी एंड रेगुलेटरी बाउंड्रीज फॉर मैक्सिमम बेनिफिट्स। ठीक है, मतलब आपका डेटा मैनेजमेंट का क्या गोल होना चाहिए
कि आपके डेटा को सिर्फ आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही यूज करा जाए और इस तरीके से यूज करा जाए कि उससे मैक्सिमम आपको बेनिफिट मिले। वो आपका है डेटा मैनेजमेंट गोल। दूसरा क्या है? इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल मतलब जिसे हम देख नहीं सकते, वो एक ऐसी एसेट्स है डेटा मैनेजमेंट। तो डेटा मैनेजमेंट इज अ वैल्यूड इंटेंजिबल एसेट अचीव थ्रू द सिक्योर एफिशिएंट एंड कोस्ट इफेक्टिव कलेक्शन स्टोरेज एंड यूज ऑफ डेटा। ठीक है, ये आपकी एक एसेट है डेटा मैनेजमेंट। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट। इसके बाद डेटा मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या होता है, कैसे हम प्रोसेस करते हैं डेटा मैनेजमेंट का। तो सबसे पहला क्या है? प्लेटफॉर्म यूज्ड। हम बहुत सारे क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं जहां पर हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर यूज करते हैं, गूगल क्लाउड यूज कर सकते हैं, AWS यूज कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस टूल यूज कर सकते हैं, डेटा बेसिस यूज कर सकते हैं, माइस्क्यूएल यूज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं। दूसरा, कंपोनेंट्स ऑफ डेटा मैनेजमेंट। क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? सबसे पहला क्या है? एक्विजिशन, मतलब ऑब्टेनिंग रेलेवेंट डेटा। आपको जो डेटा चाहिए सिर्फ वही स्टोर हो। ठीक है। इसके बाद यूटिलाइजेशन, यूजिंग डेटा विद इन डिफाइंड पॉलिसी, मतलब आपकी पॉलिसीज के अंडर ही डेटा क्या होना चाहिए, यूज होना चाहिए। मेंटेनेंस, इंश्योरिंग डेटा इज अप टू डेट एंड एक्यूरेट, हमेशा अपडेट रहे और एक्यूरेट रहे। चौथा, एक्सेस, कंट्रोलिंग एक्सेस टू द डेटा, कौन कौन उसको एक्सेस कर पा रहा है। ठीक है। प्रोटेक्शन, सेफ गार्डिंग डेटा अगेंस्ट सिक्योरिटी थ्रेट, हमें प्रोटेक्ट भी करके रखना उसको। ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट है डेटा मैनेजमेंट के। जब भी डेटा मैनेजमेंट करा जाता है तो इन 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए करा जाता है। ठीक है। इसके बाद इफेक्टिव डेटा मैनेजमेंट किसे बोला जाता है? इफेक्टिवली मतलब रिक्वायर्स अप्रोच हैंडलिंग ऑफ डेटा थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल। तो ये एक ऐसी अप्रोच है जिसमें हम पूरे लाइफ साइकिल में डेटा को मैनेज करते हैं। डिपेंड्स ऑन मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग डेटा क्रिटिकलिटी, मतलब डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी और क्रिटिकलिटी को ध्यान में रखते हुए उसको मेंटेन करा जाता है। वही आपका अच्छा डेटाबेस डेटा मैनेजमेंट है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, CIA। तो आपको CIA के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। CIA ट्राइड क्या होते हैं? ठीक है। CIA बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म है, मैं आपको बताऊंगा आगे इसका मतलब। ठीक है। ये एक शॉर्ट फॉर्म है जिसमें हम 3CIA इनको फॉलो करते हैं। ठीक है। तो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स को हम CIA ट्रेड के थ्रू फॉलो करते हैं। ठीक है। अब इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। ठीक है। डेटा इज यूज्ड बाय एवरीवन from large organization like bank managing financial data to small businesses storing customer contacts. Protecting the data is crucial to prevent misuse and ensure its security. ठीक है। मतलब सारे डेटा को यूज करते हैं, बैंक भी करते हैं जिनका फाइनेंस होता है, और छोटे बिजनेसेस जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वो भी करते हैं। बट इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा सिक्योरिटी क्या है? डेटा सिक्योरिटी इज एसेंशियल इन टुडेज वर्ल्ड फॉर एनी डिवाइस और प्रोसेस दैट डील्स विद डेटा। तो सबको डेटा की सिक्योरिटी चाहिए। सपोज बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी डेटा की सिक्योरिटी चाहिए। ब्रीचेस कैन हैपन एनी टाइम, कभी भी आपका डेटाबेस हैक हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है डेटाबेस के साथ। हो सकता है करप्ट हो जाए, हो सकता है हैक हो जाए, हो सकता है कुछ भी हो जाए। ठीक है। लीडिंग टू लीगल इश्यूज एंड डैमेज टू द ब्रांड्स रेपुटेशन, मतलब ये डैमेज कर देता है ब्रांड की रेपुटेशन को। मतलब आपका ब्रांड है, नाम है, बट नाम खराब हो गया। जैसे मैंने अभी लास्ट का एग्जांपल दिया था एक कंपनी का, दोबारा नहीं बोलूंगा मैं। ठीक है। पर आप बैक करके देख लो, उसमें डेटा ब्रीचेस हुआ था, बट कंपनी का नाम तो खराब हुआ ना भाई, उनका डेटा भी सिक्योर नहीं है। इसके बाद CIA ट्राइड क्या होता है? 4 एलिमेंट्स हैं। द CIA ट्राइड कंसिस्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। TIA देखो फुल फॉर्म है इसकी, क्या है कि कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ठीक है। ये ध्यान रखना CIA क्या होता है। CIA ट्राइड क्या है? कंसिस्टिंग ऑफ कॉन्फिडेंशियल, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी इज अ सिक्योरिटी मॉडल गाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोटेक्ट देयर सेंसिटिव डेटा। तो मतलब एक मॉडल बनाया गया है कि आप इस मॉडल को फॉलो करो, आपका डेटा हमेशा सिक्योर रहेगा। तो क्या मॉडल है? सबसे पहला कॉन्फिडेंशियलिटी, आपको कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए डेटा। इंटीग्रिटी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा अवेलेबिलिटी होनी चाहिए डेटाबेस की। ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा डीप में पढ़ते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। मैं एक एक चीज आपको ढंग से समझाऊंगा। ठीक है।
कॉन्फिडेंशियलिटी पढ़ते हैं सबसे पहले। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है? कॉन्फिडेंशियल आपको पता ही है, किसी को नहीं पता चलना चाहिए, डेटा हमारा सेफ होना चाहिए। रेफर्स टू सेफगार्ड सेंसिटिव डेटा फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस, मतलब कोई भी अनऑथराइज हमारे डेटाबेस को एक्सेस ना कर पाए, ये कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। इट्स अ बेसिक डिजाइन कंसिडरेशन इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी। बेसिक डिजाइन कंसिडरेशन है कि आपको प्रोटेक्ट रखना है, अनऑथराइज एक्सेस से बचाना है। The level of confidentiality varies based on data type and regulations. तो जैसे जैसे डेटा टाइप होता है वैसे वैसे इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी क्या करती है, लेवल वेरी करता है। सपोज आपके पासवर्ड्स हैं, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी का लेवल जो होगा वो हाई होगा, जो आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का और हाई हो सकता है, ठीक है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन का लो हो सकता है, तो ये वेरी करता है, ठीक है, डेटा टाइप के बेस पे। अब दूसरा पढ़ते हैं इंटीग्रिटी। इन्वॉल्व्स इंश्योरिंग द एक्यूरेसी ऑफ डेटा sorry, involves ensuring the data accuracy of data throughout workflow। मतलब जितना भी डेटा आपके वर्क में फ्लो हो रहा है उस डेटा की एक्यूरेसी को चेक करना आपका क्या है, इंटीग्रिटी है, कि आपका डेटा एक्यूरेट होना चाहिए। मेजर्स आर टेकन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड डिलीशन और मॉडिफिकेशन, मतलब चेक करते रहते हैं कि आपका कभी मॉडिफाई तो नहीं हो रहा डेटा, या कोई बीच में से आके आपके डेटा को मॉडिफाई डिलीट करके तो नहीं जा रहा। तो ये सब मेजर्स चेक करते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्विक रिवर्सल ऑफ डैमेज इन केस ऑफ ब्रीच इज एसेंशियल। इंटीग्रिटी में एक पार्ट और आता है, अगर इन केस आपका डेटाबेस हैक हो जाता है और सारा डेटा डिलीट हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, हम एक ऐसा सोर्स बनाते हैं जहां से हम डेटाबेस को रिकवर कर सके, मतलब हम उसकी बैकअप कॉपीज बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका इंटीग्रिटी का पार्ट है। तीसरा क्या है हमारा, अवेलेबिलिटी, CIA, अवेलेबिलिटी, focused on providing seamless access throughout through robust server and in network infrastructure। मतलब आपका डेटा इजी टू एक्सेसिबल होना चाहिए। एक्सेसिबल मतलब कहीं से भी उसको एक्सेस कर लो, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर या सर्वर से। हाई अवेलेबिलिटी मैकेनिज्म आर बिल्ड इनटू सिस्टम डिजाइन, मतलब आपके सिस्टम डिजाइन में एक ऐसा मैकेनिज्म बनना चाहिए जिससे जल्दी से जल्दी फास्ट वे में आपका डेटा अवेलेबल हो जाए, इजी टू सॉर्ट, इजी टू फाइंड, ठीक है, ये आपका अवेलेबिलिटी में आता है। तो CIA अगर आप फॉलो कर रहे हो, CIA ट्राइड बोलते हैं इसको, CIA ट्राइड का क्वेश्चन आएगा, आप बता देना क्या क्या होता है CIA ट्राइड। एक गाइडलाइंस है जो बनाई गई है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि वो अपने डेटा को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो उसको CIA फॉलो करना होगा, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, ठीक है। इसके बाद इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, चलो ये पढ़ते हैं। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में CIA इंप्लीमेंट कैसे हो पाएगा? सबसे पहला कॉन्फिडेंशियलिटी। कैसे होता है कॉन्फिडेंशियलिटी? सबसे पहला कैटेगराइज डेटा बेस्ड ऑन प्राइवेसी रिक्वायरमेंट, कि कौन सा डेटा प्राइवेसी में रखना है, कौन सा विदाउट प्राइवेसी रखना है, ठीक है। दूसरा मेक डेटा इंक्रिप्शन एंड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन स्टैंडर्ड सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, मतलब डेटा को इंक्रिप्ट करके रखते हैं प्लस उसके अंदर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाते हैं। आपने देखा होगा, मैंने आपको जो हमारी लास्ट यूनिट थी, यूनिट नंबर 2, उसके अंदर मैंने आपको क्रिप्टोग्राफी मैकेनिज्म्स के बारे में बताया था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि हम डेटा को इनकोड कैसे करते हैं, डिकोड कैसे करते हैं। और मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि अगर आपका पासवर्ड या डेटा इनकोडेड नहीं है, डेटा इसमें ऐसे ही पड़ा, तो अगर वो हैक हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो उसको आप देख लेना, अगर आपको आपने नहीं देखा तो यूनिट नंबर 2 हमारी इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है, उसमें मिल जाएगी, तो उसमें जाके आप देख सकते हो। इसके बाद टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन, आपको पता ही है टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन क्या होती है। जैसे आपने गूगल में भी देखा होगा, आप जीमेल अकाउंट लॉगिन करते हो, आपका टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन लगा होता है, जिसमें आपका OTP जाता है, फिर आप OTP डालते हो और देन आपका लॉगिन होता है। मतलब पहले पासवर्ड प्लस सेकंड क्या है, आपका OTP, तो टू फैक्टर हो गया, पहला पासवर्ड दूसरा OTP, ठीक है। इसके बाद रेगुलरली मॉनिटर एंड अपडेट एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एंड फाइल परमिशंस, मतलब रेगुलरली वो क्या करते हैं, चेक करो अपने एक्सेस कंट्रोल्स लिस्ट को कि किस किस के पास कौन कौन सी एक्सेस है, और परमिशंस को, फाइल की परमिशंस को। पता है फाइल की परमिशंस भी बहुत जरूरी होती है डेटा सिक्योरिटी में। मतलब मैं भी कई ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर चुका हूं, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, जो फाइल्स की परमिशन होती है, फोल्डर्स की परमिशन तो 777 होती है, ठीक है। 777 मतलब कोई भी आके उसमें क्रिएट कर सकता है, एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, तो उसकी परमिशंस को मैनेज करना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो ये सारी आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मैनेज करनी है। तो पहला सी तो हमने सॉरी सी तो हमने इंप्लीमेंट कर लिया, मतलब CIA ट्राइड में।
और अब दूसरा इंप्लीमेंट करना है इंटीग्रिटी को। अब इंटीग्रिटी कैसे इंप्लीमेंट होगी? रिव्यू डेटा प्रोसेसिंग मैकेनिज्म एंड रन डायग्नोस टेस्ट फॉर अनऑथराइज्ड एक्सेस। मतलब बार बार टेस्ट रन करो, चेक करते रहो फ्रीक्वेंटली कि आपका डेटा की प्रोसेसिंग कैसे हो रही है और उसमें कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस तो नहीं हो पा रही। ठीक है, ये सारी चीज चेक करनी है। दूसरा, स्टे अपडेटेड ऑन कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। जितनी भी नए नए कंप्लायंस आते हैं, जितने भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आती हैं, उन सभी से अप टू डेट रहो। सपोज कोई नया वायरस है, आपको पता ही नहीं है, आपने उससे रिलेटेड कोई लेयर लगाई ही नहीं है आपने, तो डेटा हैक हो सकता है। ठीक है। तीसरा, इन्वेस्ट इन रिलायबल बैकअप एंड रिकवरी सॉल्यूशन फॉर क्विक डेटा रिकवरी। मतलब ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां से आपका डेटा जो है वो इजिली बैकअप हो सके। आप S3 स्टोरेज यूज करो, आप डेटा बैकअप के लिए कोई लोकल स्टोरेज यूज करो या कोई सर्वर यूज करो जिसपे आपका डेटा रेगुलरली बैकअप हो रहा है डेटाबेस, तो वो आपको इंप्लीमेंट करना होगा। ठीक है, तो हमारा इंटीग्रिटी भी पता चल गया। ठीक है। तीसरा आता है अवेलेबिलिटी। बिल्ड प्रिमिटिव मेजर इनटू सिस्टम डिजाइन। मतलब सिस्टम जब आप डिजाइन करते हो तो उसमें कुछ ऐसे मेजर्स का ध्यान रखो जिससे आपका जो सिस्टम की अवेलेबिलिटी वो हमेशा रहे। ठीक है। कंडक्ट रूटीन सिक्योरिटी ऑडिट एंड स्टे अपडेट ऑन सिस्टम नेटवर्क एंड एप्लीकेशन अपडेट्स। सिक्योरिटी ऑडिट हम आगे पढ़ेंगे कि सिक्योरिटी ऑडिट होता क्या है। आपको रेगुलरली सिक्योरिटी ऑडिट क्या है कराना चाहिए अपनी वेबसाइट का या अपने ऐप का, जो भी आप यूज करते हैं, या अपने सिस्टम का, और अपडेट रखना चाहिए अपने नेटवर्क और सिस्टम को। ठीक है, एप्लीकेशंस को भी। तीसरा था अवेलेबिलिटी में, यूज डिटेक्शन टूल्स लाइक नेटवर्क सर्वर मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर एंड एंटीवायरस सॉल्यूशन रेगुलरली। मतलब हमें कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर यूज करने चाहिए जो हमारे सिस्टम को ट्रैक कर सके और उसमें कोई भी अगर एबनॉर्मल चीज आती है तो उसको डिटेक्ट कर सके। ठीक है, तो ये सब प्रैक्टिसेस अगर आप इंप्लीमेंट कर दोगे तो आपका एनवायरनमेंट बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं CIA। सी से क्या था? कॉन्फिडेंशियलिटी, आई से था इंटीग्रिटी, और ए से था अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो ये हमारा CIA खत्म हो चुका है। तो CIA से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आप एक बार इसको ढंग से समझ लेना, पढ़ लेना, ताकि आपको इजीली पता चल सके। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट है आपका सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड अटैक। ठीक है, ओवरव्यू पढ़ते हैं। इन टुडेज वर्ल्ड देयर आर इंक्रीजिंग साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स दैट कीप द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंडस्ट्री ऑन हाई अलर्ट. Cyber attacks such as malware, phishing, and cryptocurrency related threats are becoming more sophisticated, putting the data and the assets of the individual, government, and corporate at constant risk. मतलब आपको पता ही है कि रेगुलरली क्या होता है, अटैक्स होते रहते हैं टुडेज वर्ल्ड में, और उन अटैक्स से बचने के लिए हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स और अटैक्स के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आपको ये समझ लो प्रॉब्लम आएगी कि कौन सा अटैक हमारे ऊपर हुआ है, आप डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। अब देखो चैलेंजेस क्या आते हैं, चैलेंजेस साइबर सिक्योरिटी। सबसे पहले क्या, शॉर्टेज ऑफ प्रोफेशनल्स। मतलब हमारे पास ऐसे बंदे ही नहीं है जो अच्छे से हमारा सिक्योरिटी ऑडिट कर सके। आपको पता है इंडिया से बाहर सिक्योरिटी ऑडिट जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब उन चीजों पे ध्यान दिया जाता है, बट इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देती। बट अब रिसेंटली ऑर्गेनाइजेशन ध्यान देना शुरू करा है ऑर्गेनाइजेशन ने सिक्योरिटी ऑडिट वगैरह पे। तो हमारे पास जो IT प्रोफेशनल्स होते हैं, जो इंडस्ट्री के साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होते हैं, वो कम है इंडिया में बहुत। ठीक है, तो हमारे पास सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होना जरूरी है। इसके बाद दूसरा क्या है, एवर इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी। रोज नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उससे रिलेटेड नए नए रिस्क भी आ रहे हैं, है ना। अब एग्जांपल समझ लो, कई लोग चैट GPT कह रहे थे बहुत बढ़िया है, और कईयों ने बोला कि क्यू स्टार आ रहा है, वो तो बहुत ही अलग लेवल है उसका, उससे ह्यूमैनिटी को लॉस हो सकता है। ऐसे कुछ चीजें हैं, मतलब अगर आप पढ़ोगे उनके बारे में आपको पता चलेगा, AI से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब क्या सिक्योरिटी थ्रेड्स हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं, सिक्योरिटी थ्रेड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ग्रोइंग सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी थ्रेड्स, हम उसके बारे में पढ़ते हैं थोड़े से कि कौन से कॉमन सिक्योरिटी थ्रेड्स होते हैं जो आजकल बहुत ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा आता है जो आप सभी को पता ही है, फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, जो मैंने एक आपको चैप्टर पढ़ाया था फर्स्ट यूनिट 1 में, शायद हमने फिशिंग अटैक के बारे में पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप यूनिट 1 में जाके एक बार देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन क्या है, टारगेट डिजिटल मैसेजेस
trick people into clicking on links that can install malware और expose sensitive data। मतलब क्या करते हैं, वो लिंक भेज देता है फिशिंग में, और उस फिशिंग लिंक पे जैसे ही क्लिक करता है यूजर, उसके सिस्टम में या तो मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है या फिर उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लीक हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे फिशिंग अटैक होते हैं। तो रिस्क क्या होता है, यूजर्स में अनओनली compromise their network, leading to stolen login, credit card details and access to private database। समझ गए, मतलब ये सारी चीजें उसको लॉस करनी पड़ सकती है, जैसे उसकी लॉगिन डिटेल्स चली गई, ठीक है, या फिर उसके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स चली गई। ये सारे अटैक्स होते हैं फिशिंग अटैक। अगला आता है रैंसमवेयर अटैक, जो बहुत कॉमन और बहुत बूम पे भी आया था। हैकर कैन किडनैप डेटाबेसेस एंड डिमांड रैंसम फॉर देयर रिलीज। क्या करते हैं बेसिकली हैकर्स, वो आपका सिस्टम को हैक कर लेंगे। हम हैक कैसे करते हैं, तो कोई रैंसमवेयर अटैक जब भी होता है किसी सिस्टम पे, तो वो क्या करता है बेसिकली उस सिस्टम की फाइल्स को करप्ट कर देता है। ठीक है, फाइल्स को करप्ट कर देता है, दैट मींस आपके पास जितनी फाइल्स है वो अब इनकोडेड वर्जन में है, आप उसको रिवर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जब तक आप उस रैंसमवेयर वाले बंदे को उसके वॉलेट आईडी पे कुछ बिटकॉइंस ट्रांसफर ना कर दो। समझ रहे हो, वो आपसे बिटकॉइंस मांगेगा बोलेगा मेरे को बिटकॉइंस दो और मैं आपका जो डेटा है वो रिवर्ट कर दूंगा। अब डेटा की जो वैल्यू है वो वैल्यूलेस हो सकता है डेटा। ठीक है, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब नहीं होती, मतलब ये नहीं कि जाने दो डेटा, मतलब कुछ ऐसी डेटा भी होता है सेंसिटिव डेटा जिसकी बहुत वैल्यू होती है, मतलब आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते प्राइस में, तो उनके लिए कई लोग पेमेंट करते हैं, मतलब बिटकॉइंस भेज देते हैं। और बिटकॉइन आपको पता ही है प्राइस क्या चल रहा है ना। तो ये सारी चीजें होती है। इसके बाद अगला आता है साइबर फिजिकल अटैक। फिजिकल अटैक भी बताया था मैंने फर्स्ट यूनिट में या सेकंड में, हाँ फर्स्ट में बताया था। ठीक है, तो फिजिकल अटैक क्या हो रहा है, बेसिकली आपकी कोई ऐसी चीज को हैक करना, मतलब ऐसी चीज को हैक करना जिससे कोई फिजिकल चीज जुड़ी हो। जैसे आपका मान लो रेड लाइट सिस्टम मैंने हैक कर लिया, वो क्या फिजिकल अटैक है। उसे रेड लाइट में बंद चालू कर दूंगा और क्या कर दूंगा, सारे ट्रैफिक को टकरा दूंगा, आपस में बैठ दूंगा गाड़ियों को, है ना तो ये पढ़ते हैं रिस्क एसोसिएटेड विद द हैकिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इलेक्ट्रिक ग्रिड एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैक कर लिया, इलेक्ट्रिक ग्रिड हैक कर ली, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कुछ फिजिकल डैमेज हो सकता है। कंसर्न दीज अटैक पोजेस अ सिग्निफिकेंट थ्रेट ड्यू टू द कंप्यूटराइजेशन ऑफ द एसेंशियल सर्विसेज। जब भी हम कुछ सर्विस की कंप्यूटराइजेशन करते हैं, मतलब उसको कंप्यूटर के थ्रू करवाते हैं, तो ये रिस्क आ सकता है। एक मिनट, अगला आता है आपका स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक। अब स्टेट स्पॉन्सर अटैक कौन सा होता है, ऐसे अटैक जो कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। सपोज एक कंट्री दूसरी कंट्री की इंफॉर्मेशन को हैक करती है अपने फायदे के लिए। ठीक है, जैसे वॉर, अभी वॉर का माहौल है, तो कई कंट्रीज क्या करती हैं, दूसरी कंट्रीज की इंफॉर्मेशन को हैक करती हैं। तो ये क्या है, स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक होते हैं। ठीक है, नेशंस यूजेस साइबर स्किल फॉर प्रॉफिट बाय स्टीलिंग डेटा और अटैक अदर गवर्नमेंट एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसके बाद टारगेट ऑफ अटैक्स, ज्यादातर टारगेट कौन लोग बनते हैं इन अटैक्स के, पहले तो गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, रन सिस्टम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आर कॉमनली टारगेटेड। गवर्नमेंट जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर रन करती है उनको मेनली टारगेट करते हैं। इसके बाद क्या है, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन आर आल्सो एट रिस्क मेकिंग साइबर सिक्योरिटी अ कंसर्न फॉर एवरीवन। ठीक है, मतलब साइबर ऑर्गेनाइजेशन कई सारी ऐसी हैं जिन पे ये अटैक होते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं थोड़ा सा सिक्स्थ के पास कंप्यूटर, मोबाइल एंड इंटरनेट के बारे में। देखो, इस पूरे डॉक्यूमेंट का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके उसको देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो इस चीज की टेंशन मत करना कि मैंने ये डॉक्यूमेंट बना दिया तो आपको नहीं मिलेगा, तो आप इसको पढ़ भी सकते हो डाउनलोड करके, डिस्क्रिप्शन से आप व्यू कर सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मेरी पुरानी वीडियोस में भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल के दिया है, तो आप वहां भी देख सकते हो। ठीक है, तो आपको 3 यूनिट हमने यहाँ खत्म कर लेंगे। इसके बाद हमारी जो ब्लॉक 1 है वो पूरी खत्म हो जाएगी। फिर हम स्टार्ट करेंगे ब्लॉक 2। ब्लॉक 2 में भी अराउंड 3 ही यूनिट होगी हमारी, और एग्जाम से पहले पहले मैं कोशिश करूंगा
कि हाँ ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाए तीनों, ठीक है। इसके बाद आपको पता ही है कि आज के टाइम पे कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं। अब इनमें भी हमें साइबर सिक्योरिटी के बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं, डेटा सिक्योरिटी के रिस्क हो सकते हैं। तो इसके बारे में पहले हमें कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट को पहले समझना पड़ेगा, फिर हम ये समझेंगे कि इनसे रिलेटेड रिस्क क्या क्या हो सकते हैं हमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी किस में आती है, साइबर सिक्योरिटी के अंदर ही आती है। तो अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। कंप्यूटर, कंप्यूटर तो पता ही है आपको, फंक्शन क्या है ओरिजिनली used for calculation. Computer are now play a crucial role in daily life. Evolution क्या हुआ, computers have evolved to store information, facilitate communication via the internet and simplified complex tasks. Example जैसे Microsoft Word, Excel and other program help in various spheres of life. इसके बाद प्रोसेसिंग, कंप्यूटर प्रोसेस रॉ डेटा, डिक्रिप्ट्स इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइड्स रिजल्ट थ्रू प्रोग्राम्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर डेटाबेस को, डेटा को स्टोर कर सकता है, इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट कर सकता है इंफॉर्मेशन को। साथ ही साथ आपका कंप्यूटर जो है वो मतलब हमारे काफी सारे टास्क को इजी कर देता है। हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सारी चीजें यूज करते हैं, ठीक है, अदर प्रोग्राम्स यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। तो ये तो हो गया हमारा कंप्यूटर। अब सिंपल हम पढ़ते हैं थोड़ा सा मोबाइल के बारे में। मोबाइल भी पता ही आपको यूज करते हो रोज, तो कोई पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप इसको डाउनलोड कर लेना, आप पढ़ भी सकते हो खुद भी। हैंडल्ड हैंड हेल्ड कंप्यूटर और स्मार्टफोन यूज फॉर कम्युनिकेशन एंड डेली टास्क। तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा एक हैंड होल्ड डिवाइस होता है जिसको हम यूज करते हैं डेली लाइफ में। फंक्शंस क्या होता है, मोबाइल डिवाइस कैन मेक कॉल, सेंड टेक्स्ट, एसएमएस, रिसीव ईमेल्स एंड परफॉर्म फंक्शंस फॉर ऑफ अ कंप्यूटर एट अ स्मॉलर स्केल। मतलब छोटे स्केल पे हम कोई भी काम कर सकते हैं कंप्यूटर वाला मोबाइल से, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंक्लूड वाईफाई और सेलुलर इंटरनेट का एक्सेस, अ बैटरी, कीबोर्ड, टच स्क्रीन इंटरफेस एंड एबिलिटी टू डाउनलोड डेटा। तो ये सारा काम हम मोबाइल में कर सकते हैं। पॉपुलैरिटी क्या है, स्मार्टफोन्स विद इंटरनेट एक्सेस आर वाइडली यूज फॉर कनेक्टिविटी इन वेरियस एप्लीकेशन। तो आपको ये भी पता चल गया। अब थोड़ा सा हम इंटरनेट के बारे में पढ़ लेते हैं ताकि हमें एक आइडिया हो जाए तीनों के बारे में, और जब हमें आइडिया हो जाएगा फिर हम पढ़ेंगे कि इससे रिलेटेड क्या क्या डेटा सिक्योरिटी इश्यूज आ सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद इंटरनेट, अ ग्लोबल नेटवर्क कनेक्शन कंप्यूटर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेट्स। समझ गए। तो एक नेटवर्क है कंप्यूटर्स का जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं हम उसका। इसका कनेक्शन, डिवाइस डिवाइसेस कनेक्ट टू द इंटरनेट यूजिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेसेस। तो कोई भी डिवाइस आईपी एड्रेस के थ्रू किसी भी डिवाइस से कनेक्ट हो सकता है। इसके बाद एक्सेस, नियरली एवरी कनेक्शन टू द इंटरनेट रिक्वायर्स एन आईपी एड्रेस फॉर सेंडिंग रिसीविंग मैसेजेस इंक्लूडिंग ईमेल, ठीक है। तो हर चीज को क्या चाहिए होता है, आईपी चाहिए होता है। जब भी आप किसी को मैसेज सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, कोई भी काम करते हैं, सर्व भी करते हैं वेबसाइट, तब भी आपको आईपी चाहिए होता है। नेक्स्ट आता है वाईफाई। द यूज ऑफ वाईफाई हैज ग्रोन, ऑफरिंग वायरलेस इंटरनेट connections in public place like airports and cafes. इसका नेटवर्क भी पता ही है आपको, मल्टीपल इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स फॉर्म एन इंटरनेट फ्रॉम द इंटरनेट फैसिलिटिंग ग्लोबल कनेक्शंस। समझ गए। मतलब समरी में आप सिंपल सा पढ़ सकते हो कि कंप्यूटर्स फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द वर्चुअल वर्ल्ड involving to handle communication and information processing. Mobile devices, especially smartphones, bring the benefits of computer to portable handheld devices. समझ गए। इसको the internet connects these devices globally, allowing communication and access the information. The evolution and the integration of these technology have transformed how we interact and work in today's digital world, digital age, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया। अब देखो इनकी ना कुछ लिमिटेशंस है। जैसे हमारे मोबाइल डिवाइस हो गए, इंटरनेट टेक्नोलॉजी हो गई, कुछ लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशंस है, मोबाइल डिवाइस जो होते हैं, सबसे पहला स्पीड का इशू आता है। बहुत क्या इशू आता है, पहला इशू है स्लो इंटरनेट स्पीड कैन लीड टू लैगिंग डिवाइस स्लो डाउन एंड क्रैशेस। इम्पैक्ट क्या है, renders the mobile device usable and affect overall user experience. इसके बाद accessibility, चैलेंजिंग क्या है, सम वेबसाइट आर नॉट मोबाइल फ्रेंडली, मतलब कुछ वेबसाइट नहीं खुल पाती मोबाइल में। मेकिंग इट डिफिकल्ट टू एक्सेस ऑन मोबाइल डिवाइस, मुश्किल होता है एक्सेस करना। इसका इम्पैक्ट क्या है,
यूजर्स में नॉट ऑलवेज गेट द डिजायर्ड वेबसाइट एक्सपीरियंस ऑन देयर मोबाइल फोन्स। जरूरी नहीं, जो वेबसाइट आप मान लो यूट्यूब आप डेस्कटॉप पे चलाते हो और सेम यूट्यूब मोबाइल पे चलाते हो, बट दोनों में डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलता है हमें, ठीक है। तो सेम डेस्कटॉप वाला एक्सपीरियंस आपको मोबाइल में नहीं मिल पाता, तो ये कुछ लिमिटेशन है मोबाइल की। इसके बाद इनकम्पैटिबिलिटी, आपको पता ही है कुछ चीजों में मोबाइल जो है वो कुछ काम नहीं कर पाता। जैसे प्रॉब्लम क्या है, मोबाइल वेब ब्राउजर्स वर्क डिफरेंटली देन लैपटॉप और कंप्यूटर ब्राउजर्स। जैसे आपने देखा हो मोबाइल में ब्राउजर्स अलग तरीके से चलते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर में अलग तरीके से चलते हैं। इफेक्ट, some web browsers may incompatible with mobile operating system affecting the users browsing experience। मतलब कुछ ब्राउजर्स ऐसे होते हैं जो मोबाइल में नहीं चलते, आपको सिर्फ डेस्कटॉप में ही यूज करने पड़ेंगे, तो मोबाइल की क्या इनकम्पैटिबिलिटी है। अब बात आती है हमारा मेन मुद्दा डेटा लीकेज से रिलेटेड। कंसर्न क्या है, फ्री मोबाइल एप्स may not undergo proper malware test leading to potential data leaks। अब आपने देखा होगा बहुत बार आप कुछ ऐसी एप्लीकेशंस अपने मोबाइल में डाल लेते हो जिससे आपका डेटा लीक हो जाता है या आपके सिस्टम में वायरस आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं, डेटा लीकेज में आती है, ठीक है। अगला रिस्क क्या है, यूजर डाउनलोडिंग सच एप्स एक्सपोज देमसेल्फ टू अनइंटेंशनल लीक ऑफ पर्सनल डेटा। आपकी पर्सनल फोटोज एक्सेस कर रहा है ऐप, आपकी पर्सनल कॉन्टेक्ट लिस्ट एक्सेस कर रहा है और उन सभी इंफॉर्मेशन को एक्सपोज कर रहा है। एक्सपोज समझते हो, दुनिया को बता रहा है, ठीक है। सपोज आपकी कुछ ऐसी प्राइवेट इमेजेस थी जो आपकी एप्स ने डाउनलोड कर ली और अपने सर्वर पे भेज ली और आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट निकाली और आपको ब्लैकमेल कर रहा है, मेरे को पैसे दो, ठीक है, तभी मैं आपको वो फोटो दूंगा, नहीं तो मैं एक्सपोज कर दूंगा तुम्हें, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें आपकी किसमें आती है, डेटा लीकेज में आती है। इसके बाद यूज ऑफ अनसिक्योर वाईफाई। आपने देखा होगा कई लोग क्या करते हैं, अनसिक्योर वाईफाई को यूज करते हैं। सपोज किसी कैफे में गए, वाईफाई कनेक्ट करा और मजे से यूज कर रहे हैं, या फिर किसी ऐसे पब्लिक प्लेस पे एयरपोर्ट पे गए, वहां गए और अपना इंटरनेट कनेक्ट करा, वाईफाई फ्री यूज करा और चला रहे हैं। तो उस सिनेरियो में क्या होता है, यूजर्स ऑफन रियरली रिलाई ऑन फ्री वाईफाई नेटवर्क्स टू सेव सेलुलर डेटा और अवॉइड हाई फोन बिल्स। तो लोग क्या करते हैं, रिलाय हो जाते हैं किस पे, फ्री डेटा पे, कि भाई फ्री में इंटरनेट मिलना है चलो चलाओ। इसका रिस्क क्या आता है, अनसिक्योर वाईफाई नेटवर्क में कंप्रोमाइज डेटा सिक्योरिटी मेकिंग इट वर्नेबल टू हैकिंग। मतलब आपका डेटा हैक हो जाएगा, सिंपल सा वे है कि आपका डेटा चोरी कर लिया जाएगा। इसके बाद स्मिशिंग स्कैम्स। स्मिशिंग स्कैम क्या होता है, पहले इसके बारे में पढ़ो, स्मिशिंग स्कैम क्या होता है। तो सिमिलरली आपने देखा होगा कि बहुत सारे आपको मैसेजेस आते होंगे, जैसे फलाने रुपीज क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। बंदा खुश हो जाता, हाँ भाई पैसे आ गए हमारे अकाउंट में। कुछ नहीं आते, पैसे वैसे नहीं आते, वो बेसिकली एक स्कैम होता है। और फिर वो करते हैं, कहते हैं नीचे लिंक पे क्लिक करो और पैसा डाल लो अपने अकाउंट में। मेरे साथ भी ऐसे कई मैसेज आए हैं, मेरे साथ तो कॉल्स भी आई हैं ऐसी फ्रॉड बहुत सारी, ठीक है। तो वो क्या करता है, बेसिकली एक्सप्लेनेशन समझो उसकी, सिमिलर टू फिशिंग स्कैम, ये फिशिंग स्कैम की तरह होता है। फिशिंग स्कैम इन्वॉल्व्स साइबर क्राइम, साइबर क्रिमिनल्स आर टेकिंग यूजर्स इनटू डाउनलोडिंग मालवेयर थ्रू टेक्स्ट मैसेज। मतलब मैसेज भेज देंगे और उसमें एक लिंक दे देंगे, क्लिक करोगे आपके मोबाइल में कोई चीज डाउनलोड हो जाएगी जिससे आपका डेटा लीक हो जाएगा। इसके बाद डिफरेंस कैसे है, इंस्टेड ऑफ ईमेल फिशिंग स्कैम यूज टेक्स्ट एसएमएस। मतलब फिशिंग में तो हम ईमेल से कर लेते हैं कई बार, लेकिन ये क्या करता है, टेक्स्ट एसएमएस यूज करता है, पोजिंग टू थ्रेड टू यूजर्स सिक्योरिटी, ठीक है। तो टेक्स्ट मैसेज से ही क्या करता है, कंपेंसेट करते हैं मोबाइल का, ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। इन कंक्लूजन, while mobile devices and internet technology often great in convenience, users should be aware of these limitations of the safeguard their data and ensure a smooth online experience. Staying informed about potential risk help user make better choice when using technology। तो ध्यान रखना भाई, मैं आपको ये जो बता रहा हूँ चीजें आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। मतलब अगर आप इनको ध्यान से सुनते हो तो आपको पता चलेगा कि ये चीजें तो हमारे साथ होती है डेली लाइफ में और हमें पता नहीं थी। अब हमें इनके नाम भी पता है कि क्यों उन से अटैक होते हैं, क्या क्या होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि आप जो भी चीज यूज करो आपको उसकी प्रिवेंशन पता होनी चाहिए,
ठीक है, कि क्या किस टाइप का अटैक होता है, कैसे उसे प्रिवेंट करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी साइबर सिक्योरिटी पढ़ने का फायदा है आपको, वरना फायदा नहीं है कुछ। तो यूनिट नंबर 1 अगर आपने नहीं पढ़ी तो पहले 1 पढ़ो, 2 नहीं पढ़ी फिर 2 पढ़ो, फिर उसके बाद यूनिट 3 पे, तब आपको सारी चीजें क्लियर होंगी एक एक करके। ठीक है, कोई डाउट आ जाए, परेशानी आए तो आप कमेंट कर देना। ठीक है इसके बाद पढ़ते हैं 8th वाला, सिक्योरिटी मेजर्स एंड सॉल्यूशन। तो अब सिंपल सा है, ऐसा क्या करें सिक्योरिटी मेजर जिस, और ऐसा क्या सॉल्यूशन निकालें जिससे हमारा हैक ना हो सिस्टम, हमारा सिस्टम बिल्कुल सिक्योर हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले CIA ट्राइड, मैंने बताया था कि CIA ट्राइड हमने ऊपर पढ़ा था, आप बेशक पीछे वीडियो बैक करके भी देख सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है? CIA tried confidentiality, integrity and availability is crucial for protecting sensitive data। ये चाहिए चाहिए हमें। ठीक है, evolution of threat, security threat continuously evolve and can harm or steal information stored in an organization system। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हमें CIA करना ही पड़ेगा, CIA ट्राइड्स। इसके बाद एक्सेस सिक्योरिटी। एक्सेस सिक्योरिटी क्या होती है? स्ट्रेटजी, restricting access to information help monitor who has access to specific data। मतलब हमें चेक करना है, मॉनिटर करना है कि किसके पास हमारी कौन सी इंफॉर्मेशन है या कौन सा बंदा क्या एक्सेस कर पा रहा है। ठीक है, दूसरा बेनिफिट क्या है? सिंप्लीफाइज ट्रैकिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल कल्प्रिट्स इन केस ऑफ डेटा थेफ्ट। अगर कुछ चोरी होता है, डेटा लीक होता है, तो पता चल जाए किस किस के पास एक्सेस है, आप उनको ही पकड़ोगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्या हमें फॉलो करना है सिक्योरिटी मेजर? दूसरा फॉलो करना है डेटा इंक्रिप्शन। डेटा इंक्रिप्शन मैंने आपको बताया था, अच्छे से पढ़ाया था कि डेटा इंक्रिप्शन क्या होता है। इंक्रिप्टिंग डेटा विद यूनिक कोड प्रिवेंट मिसयूज बाय साइबर क्रिमिनल्स। तो आपके डेटा को इंक्रिप्ट करके रखना चाहिए। प्रिवेंशन क्या है? इंक्रिप्शन इंश्योर दैट ओनली ऑथराइज्ड यूजर विद द डिक्रिप्शन कोड कैन एक्सेस वाइटल इंफॉर्मेशन प्रिवेंटिंग डेटा थेफ्ट। मतलब सिर्फ वही बंदा उसको देख पाए जिसके पास एक पर्टिकुलर कोड हो और उससे वो उसको डिक्रिप्ट कर पाए, वरना और कोई पर्सन उसको डिक्रिप्ट कर ही ना पाए। तो ऐसा डेटा इंक्रिप्शन होना चाहिए। इसके बाद अगला ईमेल सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग ईमेल अकाउंट एंड कंटेंट्स फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस इज एसेंशियल। तो आपके ईमेल्स की सिक्योरिटी भी चाहिए, तभी आपकी डेटा सिक्योरिटी बढ़ेगी। ठीक है, ये मेजर भी आपको फॉलो करना है। क्या मेजर है इसके लिए, क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहला आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करिए अपने ईमेल को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड टू एंड इंक्रिप्शन लगवाइए, लाइक व्हाट्सएप एंड टू एंड इंक्रिप्ट करता है। एंड विजिलेंस हेल्प प्रिवेंट डेटा मिसयूज थ्रू ईमेल्स। विजिलेंस क्या होता है? विजिलेंस आपको पता ही है, अगर आप अपना ईमेल कहीं पर लॉग इन करते हो तो आपके पास एक मेल आ जाता है कि आपका अलर्ट आ जाता है कि आपका ईमेल कहीं ना कहीं लॉगिन हुआ है। अब विजिलेंस मतलब उसको देखते रहो कि अगर ऐसा कोई मेल तो नहीं आ रहा हमारे पास। ठीक है, ये नहीं कि सारा दिन फोन लेके मेल भी देखते रहो, ऐसा नहीं। अगर आपके पास कोई ऐसा अनऑथराइज मेल आता है कि आपका अकाउंट लॉगिन हुआ है तो आप चेक करो भाई क्यों हुआ है। और इसी तरीके से ना फिशिंग भी करी जाती है, ध्यान रखना। फिशिंग भी इसी तरीके से, वो आपको बोलेगा आपका अकाउंट लॉगिन हुआ, प्लीज चेंज योर पासवर्ड। जैसे आप खोलोगे उसमें 3 फील्ड आएगी, ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और अगेन रिपीट पासवर्ड। तो आप ओल्ड पासवर्ड डालोगे मतलब का पुराने वाला पासवर्ड, और नए वाले पासवर्ड डाल दोगे और सेव कर दोगे तो वो दोबारा से जीमेल पे ले जाएगा। फिर आप कहोगे यार मैंने तो भी लॉगिन करने की कोशिश करी थी, पासवर्ड चेंज करने की कोशिश करी थी, तो ये चेंज कैसे नहीं हुआ पासवर्ड? बट जो पुराना पासवर्ड था वो हैकर के पास पहुंच चुका है। ठीक है, तो ध्यान से देखना कि वो जो सिक्योरिटी अलर्ट आ रहा है वो गूगल से ही आ रहा है कहीं और से आ रहा है। ठीक है, इसके बाद रिस्क असेसमेंट एनालिसिस। ठीक है, प्रोटेक्टिव अप्रोच क्या है? ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोएक्टिवली कंडक्ट रिस्क असेसमेंट टू आइडेंटिफाई एंड असेस इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिस्क। ठीक है, हमेशा रिस्क असेसमेंट करते रहो। ठीक है, इसके बाद पर्पस, अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेज रिस्क टू सिक्योरिटी कॉन्फिडेंशियलिटी एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन वेरियस डिवाइसेस। ठीक है, हमें कॉन्फिडेंशियलिटी चेक करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए रिस्क ऑफ सिक्योरिटी को। ठीक है, तो ये सारी चीज ध्यान रखना। इसके बाद मॉनिटर इफेक्टिवनेस, मतलब हमें अपने सिस्टम की सिक्योरिटी को मॉनिटर करना चाहिए।
ठीक है, रेगुलरली टेस्ट करते रहना चाहिए कि हमारे सिस्टम में कोई लूप होल तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है, ठीक है। तो क्रिटिकल स्टेप्स क्या क्या ले सकते हो, रेगुलरली टेस्ट एंड मॉनिटर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम्स टू एसेस देयर इफेक्टिवनेस। इसके बाद क्या है, हेल्प evaluate the number of the attack on the organization's data and ensure the effectiveness of implemented cyber security measures। कितनी बार अटैक हुआ ये सब देखना, क्या क्या साइबर सिक्योरिटी मेजर्स हमने फॉलो करें उनसे बचने के लिए, ये सब देखना, ये सब किस में आता है, मॉनिटर इफेक्टिवनेस में आता है। इसके बाद थर्ड पार्टी इश्यूज, आपको पता है थर्ड पार्टी क्या होती है, मैं फर्स्ट पार्टी हूँ, आप सेकंड पार्टी, और कोई तीसरा बंदा बीच में आ रहा हो, थर्ड पार्टी है, ठीक है। अब थर्ड पार्टी क्या होती है, बेसिकली आप कोई ऐसा टूल यूज कर रहे हो जो थर्ड पार्टी टूल है, मतलब किसी थर्ड ऑर्गेनाइजेशन से हमने वो सर्विस ली हुई है ताकि हमारा काम जल्दी से हो जाए। सपोज एग्जांपल बताता हूँ, सपोज मैं क्या यूज कर रहा हूँ, मैं मान लो अपनी वेबसाइट चला रहा हूँ, ठीक है। अब अपनी वेबसाइट बनाते हुए मैंने क्या करा, एक लाइब्रेरी ली थर्ड पार्टी की और अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट कर ली। सपोज मैंने बूटस्ट्रैप लिया, कोई भी ऐसी लाइब्रेरी ली जो डिजाइनिंग में मेरे को हेल्प कर रही है, और मैंने अपनी वेबसाइट में उसको इंटीग्रेट कर दिया। अब क्या हुआ, कल को किसी ने उसकी वेबसाइट जिससे मैंने सीडीएन जिसका मैंने यूज करा है, उसके सीडीएन में जाके एक मान लो मालवेयर डाल दिया, ठीक है। अब वो उसके जहां जहां जिस जिस वेबसाइट पर लोड होगी उन सभी में मालवेयर आ जाएगा, है ना, मतलब वो सारी क्या हो जाएंगी, हैक हो जाएंगी, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हमें थर्ड पार्टी इश्यूज को हमेशा क्या करना चाहिए, एनहांस करना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए कि कोई साइबर अपडेट, सिक्योरिटी अपडेट तो नहीं है उनका। देखो एग्जांपल बताता हूँ, वेबसाइट कंसर्न, थर्ड पार्टी टूल्स एनहेंस वेबसाइट बट मे पोजेस सिक्योरिटी रिस्क। आपका बूटस्ट्रैप से मान लो वेबसाइट तो अच्छी दिखेगी बट कुछ रिस्क भी आ रहे हैं आपके पास कि वो फाइल्स जो हम यूज कर रहे हैं क्या उसमें कोई थ्रेड तो नहीं है। इसका प्रिकॉशंस क्या क्या ले सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट इंश्योर stringent security measures when giving access to third party service provider। अगर कुछ भी थर्ड पार्टी को हम कोई भी एक्सेस देते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो हमें थोड़ा सा उसका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद स्ट्रॉन्ग फायरवॉल, फायरवॉल पता है क्या है, फायरवॉल एक प्रोटेक्शन होता है, एक दीवार होती है जो आपके डेटा के ट्रैफिक को फिल्टर आउट करती है। सपोज आपकी वेबसाइट पे किसी ने 1 लाख ट्रैफिक भेजा, स्पैम ट्रैफिक, ताकि आपकी वेबसाइट डाउन हो जाए, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, फायरवॉल्स यूज करते हैं। फायरवॉल क्या करता है, उसके आईपी को ब्लॉक करता है, और अगर हमारे पास मान लो मल्टीपल हिटिंग आती है किसी भी सोर्स से तो हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो क्या कहता है, फायरवॉल प्रोटेक्ट सिस्टम फ्रॉम इंटरनेट ट्रैफिक एंड कंट्रोल एक्सेस, ठीक है, कि कहाँ का एक्सेस देना है, किस किस आईपी को अलाउ करना है, किसको नहीं करना। तो ये सारा काम हमारा फायरवॉल करती है, ठीक है। पर्पस क्या, प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड यूजेस, सेफगार्डिंग अगेंस्ट इनसाइडर अटैक एंड इंश्योरिंग कंट्रोल इंटरनेट ट्रैफिक। ये सारा काम करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसके बाद एंटीवायरस प्रोटेक्शन, ऐसे सॉफ्टवेयर डाल दो, एंटीवायरस डाल दो जिससे आपका सिस्टम जो है वो फास्ट हो जाए और सिक्योर हो जाए। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट, बैकअप रेगुलरली। देखो बैकअप क्यों जरूरी है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का मेन जो गोल्ड है ना वो उसका डेटा है, ठीक है। अगर कोई हैकर आके उसका सारा डेटा डिलीट कर दे तो क्या होगा, सपोज वो ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी हालत हो जाएगी कि वो बंद होने के कगार पर आ जाएगी, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या चाहिए, बैकअप चाहिए। अब बैकअप क्या होता है, बेसिकली हम रियल टाइम बैकअप्स लगाते हैं कई बार वेबसाइट्स में कि जैसे डेटाबेस में एंट्री हो तो उसकी एंट्री दो जगह स्टोर कराते हैं, एक तो अपने सर्वर पे प्लस दूसरा दूसरे सर्वर पे, मतलब बैकअप वाले सर्वर पे। तो कभी भी इन केस हमारा डेटा हैक होता है या लीक होता है या कुछ भी दिक्कत परेशानी होती है तो हमारा जो दूसरा मेन सर्वर होगा, जो बैकअप सर्वर होगा, उस पे डेटा हमारा सिक्योर होगा, समझ गए। तो बेसिकली हमारा बैकअप रेगुलरली हमें चाहिए, ठीक है। बेनिफिट क्या है, एड फॉर अवॉइडिंग एक्सीडेंशियल मॉडिफिकेशन, मान लो गलती से आपने कुछ मॉडिफाई कर दिया तो आप बैकअप वाले से चेक करके उसको ठीक भी कर सकते हो, डेटा थ्रेट से बच सकते हो, ठीक है, ब्रीचेस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी बच सकते हो, और प्री मेच्योर डेटा रिलीज से भी आप बच सकते हो। तो ये सारी चीजें आपके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी पॉलिसी। अब ये देखना आप इसमें क्या पढ़ोगे, बेसिकली हमने तो बहुत अपने हाथ पैर चला लिए कि हाँ डेटा से मतलब डेटा सिक्योरिटी कैसे करे जाए, डेटा मैनेजमेंट कैसे करे जाए, बट इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो भी आपको इस चीज में सपोर्ट करती है। अब आप कहोगे गवर्नमेंट का क्या हाथ है भाई, देखो गवर्नमेंट ना हमारी बहुत अच्छी है ना,
तो वो भी क्या करती है, सिक्योरिटी पॉलिसीज कुछ बनाती है, जिससे क्या होता है हमें बेनिफिट मिलता है। अभी मैं आपको कुछ ऐसे टूल्स ही बताऊंगा जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जिससे आपका फायदा हो सकता है। ठीक है, चलो आप पढ़ते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। इन 2013 द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया इनिशिएट अ फॉर्मलाइज्ड स्टेप फॉर साइबर सिक्योरिटी थ्रू द नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013। मतलब एक पॉलिसी बनाई थी हमारी गवर्नमेंट ने 2013 में, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, MCIT जो भी है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके बाद पॉलिसी ऑब्जेक्टिव क्या था? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था सेफ्टी, कि हमारा जो डेटा है, हमारे लोगों का डेटा, इंडिविजुअल्स का, ऑर्गेनाइजेशंस का, गवर्नमेंट का, वो डेटा क्या रहे, सेफ और रेजिलेंट रहे। ठीक है, इसके बाद मिशन क्या था? सिक्योर साइबर स्पेस डेटा, डेवलप कैपेसिटी टू प्रिवेंट एंड रिपोस्ट टू साइबर अटैक एंड माइग्रेट हार्म थ्रू कोलैबोरेशन। तो हमारा मेनली जो डेटा उसको सिक्योर रखना ही था मिशन उसका। अब की स्ट्रेंथ अडॉप्टेड, क्या क्या अडॉप्ट करा गवर्नमेंट ने, क्या क्या स्ट्रेंथ बनाई? सबसे पहला assertion structure, establish a structure approach to strengthen साइबर सिक्योरिटी मेजर्स। मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जिससे साइबर सिक्योरिटी हमारी बढ़ सके। ठीक है, encouraging open standards, promoting the uses of open standard for better compatibility and security। मतलब सबको ओपन स्टैंडर्ड्स बताए कि ये स्टैंडर्ड्स फॉलो करो। इसके बाद strengthening एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स, इम्प्लीमेंटिंग पीरियोडिक ऑडिट्स, मतलब टाइम टू टाइम ऑडिट कराते रहते हैं, और सिंक्रोनाइजेशन विद द ग्लोबल गाइडलाइन, जो भी ग्लोबल गाइडलाइंस है उससे सिंक्रोनाइज करते हैं, एंड राइजिंग अवेयरनेस अबाउट लीगल सिस्टम, अवेयरनेस भी बनाते हैं। ठीक है, सिक्योरिंग ई गवर्नेंस, implementing global best practice and wider use of public key infrastructure to enhance e-governance security। तो ई गवर्नेंस भी आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, मतलब उसकी सिक्योरिटी को भी बढ़ाया इन्होंने। इसके बाद कुछ रीसेंट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए, तो उन इनिशिएटिव के बारे में पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसे क्या क्या इनिशिएटिव लिया। अब इंडिया की गवर्नमेंट है भाई, कुछ तो करेगी। ठीक है, तो पहला इनिशिएटिव है यूएसबी प्रतिरोध। अब यूएसबी प्रतिरोध क्या होता है? सिंपली आपको बताता हूँ यूएसबी प्रतिरोध क्या होता है। आपका जो यूएसबी होता है, मतलब यूएसबी का पता ही होगा उसके बारे में, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, यूएसबी जो पेन ड्राइव होती है, ठीक है, उसमें कई बार वायरस आ जाता है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो क्या कर रहा है, यूएसबी प्रतिरोध नाम से, जो आप यूएसबी यूज कर सकते हो, उसके अनऑथराइज यूज को हटा देता है। मतलब उसमें वायरस ना आए या फिर कोई एक्सेस ना कर पाए, ये सारा उसने यूएसबी प्रतिरोध सॉफ्टवेयर से कर लिया। गवर्नमेंट ने मतलब एक सॉफ्टवेयर लॉन्च करा है यूएसबी प्रतिरोध नाम से। ठीक है, इसके बाद संवेद, ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, अलाउ ओनली प्री अप्रूव्ड एग्जीक्यूटेबल फाइल, प्रोटेक्टिंग डेस्कटॉप फ्रॉम रनिंग सस्पिशियस एप्लीकेशन। डेस्कटॉप को प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद एम कवच करके एक सॉफ्टवेयर है जो गवर्नमेंट ने बनाया है, एम कवच। तो ये भी क्या है, देखो हिंदी नेम है एम कवच। क्या है, वाईफाई ब्लूटूथ एक्सप्लेनेशन को बचाता है, एड्रेस इश्यूज, लॉस ऑफ स्टोलन मोबाइल डिवाइस, ये सारी चीजें मालवेयर से बचाता है। तो ये सारे काम करता है ये। ठीक है, इसके बाद अगला ब्राउजर सेफ गार्ड। ब्राउजर सेफ गार्ड क्या है, जेएस गार्ड, सॉरी, ब्राउजर जेएस गार्ड। जेएस गार्ड क्या होता है, बेसिकली जावास्क्रिप्ट जो होती है आपकी, ऐसी जावास्क्रिप्ट जो आपके सिस्टम को हैक कर सकती है, आपके सिस्टम को प्रॉब्लम पहुंचा सकती है, तो उनसे बचाने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है। तो ये सारे कुछ सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है। ठीक है, इसके बाद अगला बढ़ते हैं हम, सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ठीक है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट डेफिनेशन। ठीक है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट इज अबाउट मिनिमाइजिंग disruptions of business activities and reducing vulnerability to various attacks. It involves ensuring trust in different aspect of information। मतलब आपकी इंफॉर्मेशन कहीं से लीक नहीं होनी चाहिए, उसकी सिक्योरिटी मैनेजमेंट को बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें हैं। इसका कंपोनेंट ऑफ डेटा सिक्योरिटी, क्या क्या डेटा सिक्योरिटी कंपोनेंट है मैंने आपको बताया था, कुछ रिजल्ट तो आपने पढ़ रखे हैं ऑलरेडी, तो वो एक बार दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, की प्रिंसिपल 6 हैं। पहला है अवेलेबिलिटी, मैंने आपको बताया था CIA में अवेलेबिलिटी क्या होती है। इसके बाद इंटीग्रिटी ऑफ डेटा, आई भी बताई थी इंटीग्रिटी, है ना,
ऊपर पढ़ सकते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी सी भी बता दिया CIA में, ये तीन तो बता ही दिए मैंने, ठीक है। अब बचता है ये अकाउंटेबिलिटी, एश्योरेंस एंड प्राइवेसी, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? एनकम्प्रेस प्रोसीजर, पॉलिसीज एंड कंट्रोल टू ट्रेस एक्टिविटीज बैक टू देयर सोर्स। मतलब ये चेक करते हैं कि ये एक्टिविटी हो कहां से रही है और कहां कहां किस किस चीजों से ये डेटा मॉडिफाई हो रहा है। तो ये क्या है? अकाउंटेबिलिटी में आता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है? सपोर्ट नॉन रेपुटेशन, प्रिवेंशन, डिटेक्शन, डिटरेंस, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, रिकवरी एंड लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ रिकॉर्ड एडमिनिस्ट, ठीक है। इसके बाद हम अकाउंटेबिलिटी में क्या करते हैं? हम सपोर्ट करते हैं नॉन रेपुटेटिंग, प्रिवेंटिंग, डिटेक्शन, ये सारी चीजें करते हैं हम इसके अंदर अकाउंटेबिलिटी में। इसके बाद अगला क्या है? एश्योरेंस। एश्योरेंस क्या है? द एड्रेसेस procedures, policies and control to ensure confidence that technical and the operational security measures are functioning as expected। assurance मतलब आपको assurance दिलवा रहे हैं कि हमने जो जो security measures करे हैं वो सब properly चल रहे हैं कि नहीं। provides certainty in security measures। assurance क्या करता है? हमें certainty provide करता है। इसके बाद प्राइवेसी, लास्ट है आपका प्राइवेसी। फोकस ऑन इंडिविजुअल्स कॉन्स्टिट्यूशन राइट, द पर्पस ऑफ द डेटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग, सिक्योरिटी रेफर्स एंड हाउ ऑर्गेनाइजेशन हैंडल पर्सनल डेटा। तो ये सारी चीजें हमें प्राइवेसी को ले जाती है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल डेटा को हैंडल करे। तो कुछ रूल्स और गाइडलाइंस बनाई हुई है गवर्नमेंट ने, तो वो चीजें हमें फॉलो करनी होती है। तो बस इसके एक बार इसको आप गो थ्रू कर लेना, एक बार इसको पढ़ लेना। मैं आपको डॉक्यूमेंट का लिंक शेयर कर दूंगा। फटाफट से खत्म करते हैं थोड़ा से आई थिंक एक दो और बचे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी ऑडिट। तो सिक्योरिटी ऑडिट क्या है? बेसिकली एक बड़ा क्रूशियल स्टेप है सिक्योरिटी ऑडिट, जिसमें हम क्या करते हैं? किसी भी वेबसाइट का एक सिक्योरिटी ऑडिट करवाते हैं, जिसमें हम ये चेक करवाते हैं कि हमारी वेबसाइट में कितनी वर्नेबिलिटी है या फिर कितने लूप होल्स हैं। ये सारी चीजें सिक्योरिटी ऑडिट में आती है, ठीक है। सपोज आपने एक सिस्टम बनाया, एक एप्लीकेशन डिजाइन करी और उस एप्लीकेशन में आपको ये नहीं पता कि मैंने कितने लूप होल छोड़ दिए गलती से। मतलब सिस्टम में वैसे तो कोई लूप होल जान के नहीं छोड़ता, बट गलती से कई लूप होल छूट जाते हैं। तो उसको टेस्ट करना, उसको बताना कि कौन कौन से लूप होल हैं और उनको सॉल्व करने की रिकमेंडेशंस भी देते हैं सिक्योरिटी ऑडिट वाले, ठीक है। कई सारी कंपनीज है इंडिया में जो सिक्योरिटी ऑडिट करती हैं। वो आपके पूरे सिस्टम को स्कैन करेगी और उसके अंदर वर्नेबिलिटी निकालेंगी और फिर आपको बताएंगी कि ये वर्नेबिलिटी है और उसको इस तरीके से फिक्स करना है। तो ये सारी चीज सिक्योरिटी ऑडिट में आता है। तो पढ़ते डेफिनेशन। सिक्योरिटी ऑडिट इज अ क्रूशियल प्रोसेस टू इन्वॉल्व इवेल्युएटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डेटा सिस्टम एंड नेटवर्क। मतलब स्ट्रेंथ निकालते हैं कि कितना सिक्योर सिस्टम है उनका, ठीक है। चूजिंग द सिक्योरिटी ऑडिट इज एसेंशियल। हमें ये चूज करना है कि कौन सा सिक्योरिटी ऑडिट कराना है, ठीक है। ऑफन इन्वॉल्व आउटसोर्सिंग ड्यू टू इट्स स्पेशलाइज नेचर। मतलब मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? सिक्योरिटी को आउटसोर्स करते हैं बिकॉज ये स्पेशलाइज नेचर का है। मतलब हर बंदा सिक्योरिटी नहीं करता। सिक्योरिटी की पूरी फर्म होती है जिसमें टीम होती है और टीम में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिक्योरिटी ऑडिट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें सिक्योरिटी ऑडिट में आती हैं। इसके बाद की कंसिडरेशन, क्यों कंसीडर करा जाता है? सिक्योरिटी ऑडिट असेस द सिक्योरिटी ऑफ द सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन। मतलब हमारी सिक्योरिटी को बढ़ाता है, ठीक है। इसके बाद द चूजन सिक्योरिटी ऑडिट मस्ट बी कम्पीटेंट एंड रिलायबल। क्या होना चाहिए? कम्पीटेंट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, ट्रस्टेड होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। ऑडिट कंट्रोल शुड कॉन्ट्रैक्ट शुड बी फाइनलाइज इन कंसल्टेशन विद ऑर्गेनाइज्ड एक्सपर्ट फ्रॉम द ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आपके जितने भी कॉन्फिडेंशियल होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, वो सब आपके और आपकी ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन आपकी ऑडिट कर रही है, ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन, उन दोनों के बीच में ऑथराइज एक्सपर्ट्स के थ्रू ही होना चाहिए, ठीक है। उनके कंसल्टेशन के थ्रू ही होना चाहिए, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या होता है? अगर कोई फर्म किसी का सिक्योरिटी ऑडिट करती है तो वो इस चीज की श्योरिटी देती है कि भाई आपका सिस्टम अब हैक नहीं होगा अगर आप ये सारी ब्रीचेस फिक्स कर लेते हो तो। समझ गए? इसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्योरिटी ऑडिट, सिक्योरिटी बेंचमार्क। पहला क्या? एस्टैब्लिश अ बेसलाइन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी मेजर्स। मतलब हमारा सिक्योरिटी बेंचमार्क बताता है कि हम कितना सिक्योर हमने सिस्टम बनाया है,
ये हमारा सिक्योरिटी ऑडिट बताता है। आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, क्या क्या स्ट्रेंथ है क्या क्या वीकनेस है हमारे सिस्टम की, वो सारी चीजें आइडेंटिफाई करके बताता है। प्रायोरिटाइज रिस्क, कौन सा रिस्क सबसे हाई प्रायोरिटी पे है, कौन सा लो प्रायोरिटी पे है, कौन सा मीडियम प्रायोरिटी पे, ये प्रायोरिटी बताता है। प्रोवाइड रिस्क माइग्रेशन रिकमेंडेशन, मिटिगेशन रिकमेंडेशन, मतलब इस रिस्क को ठीक कैसे करना है उसकी रिकमेंडेशन भी प्रोवाइड करते हैं, मैंने बताया था ना रिकमेंडेशन भी देते हैं। बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटी ऑडिट, क्या क्या बेनिफिट है। पहला बेनिफिट है इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, मतलब आपकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है सिक्योरिटी ऑडिट। इसके बाद इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट हमारा इफेक्टिव हो गया भाई, सिक्योरिटी ऑडिट करा लिया, हमें पता चल गया क्या क्या हमारी स्ट्रेंथ है क्या क्या वीकनेस है, उससे आपको पता चल गया कि कितना हमारा इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट है। कंप्लाइंस एश्योर, मतलब आप एश्योर हो गए कि भाई अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरा सिस्टम पूरा सिक्योर है, ठीक है। तो ये सारा हो गया आपका सिक्योरिटी ऑडिट, आप एक बार पढ़ लेना, गो थ्रू कर लेना डीप में, नोट्स में आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब अगला आता है सिक्योरिटी एंड यूजिबिलिटी। तो सिक्योरिटी तो आपको पता ही है, यूजिबिलिटी आपको एक बार और बता दूंगा कि यूजिबिलिटी होता क्या है, ठीक है। increase reliance on technology, society heavily relies on technology making computer system network and mobile vulnerable to attack, ठीक है। तो बहुत सारे मतलब लोग जो है सोसाइटी जो हमारी वो रिलाय हो गई है टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। तो उनको इन चीज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, कि क्या क्या वर्नेबिलिटी होती है, क्या क्या अटैक हो सकते हैं, तो ये सब सिक्योर से रिलेटेड है। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी, क्या डेफिनेशन है। इन सिंपल टर्म कंप्यूटर सिक्योरिटी इज डिफाइंड बाय द CIA ट्राइड कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि CIA ट्राइड ही आपकी क्या है, सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिक्योरिटी है, ठीक है। गाइडलाइंस मैंने बताई थी ऊपर, याद करो, पीछे करके देख लेना वीडियो, ठीक है। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग यूजिबिलिटी, यूजिबिलिटी रेफर्स टू हाउ इजली अ सिस्टम मीट्स यूजर रिक्वायरमेंट, ठीक है। मतलब यूजिबिलिटी बेसिकली क्या है कि यूजर की रिक्वायरमेंट को सिस्टम फुलफिल कर रहा है कि नहीं, मतलब जो डेटा उसको चाहिए उसको टाइम से मिल रहा है कि नहीं, या फिर मतलब बहुत सारी चीजें हमारी यूजिबिलिटी में आती है, ठीक है। सारे नेविगेशन हो रहा है कि नहीं प्रॉपरली, या फिर आपका जो इन्फॉर्मेशन जिस टाइम पे चाहिए उस टाइम पे मिल रहा है कि नहीं, एक्सेस वगैरह सारी सब यूजिबिलिटी में आती है। आगे, इन कंप्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ द इंटरफेस एंड द यूजर एक्सपीरियंस भी अच्छा होना चाहिए यूजिबिलिटी में, ठीक है। इसके बाद डेफिनेशन ऑफ यूजिबिलिटी, यूजिबिलिटी डिफाइंड एज द एक्सटेंट टू विच अ प्रोडक्ट कैन बी यूज्ड बाय यूजर टू अचीव स्पेसिफिक गोल विद इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड सेटिस्फेक्शन इन द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूज। मतलब जो यूजर है वो एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पा रहा है किस तरीके से, इफेक्टिवनेस के साथ, एफिशिएंटली एंड सेटिस्फेक्शन, ठीक है। ये सारी चीजें इनके साथ यूजिबिलिटी होती है। इसके बाद की आउटकम ऑफ यूजिबिलिटी, अ सिस्टम शुड बी इजी टू नेविगेट, क्या होना चाहिए, इजी टू नेविगेट होना चाहिए, ठीक है। अलाउइंग यूजर टू वर्क एफिशिएंटली विदाउट अननेसेसरी हिंड्रेंस, मतलब इजी टू एक्सेस होना चाहिए, ज्यादा ये नहीं कि बहुत सारा मतलब 5 बार पासवर्ड डालना पड़ रहा है, ये भी क्या सिरदर्दी है, ठीक है। तो इसलिए यूजर क्या होना चाहिए, आपका जो सिस्टम होना चाहिए वो बहुत सिंपल होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यूजर शुड अचीव देयर ऑब्जेक्टिव इजिली थ्रू क्लियर नेविगेशन, मतलब इजिली नेविगेशन के साथ अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर पाए, ठीक है। अगला, यूजर शुड इजिली रिकॉल एंड यूज अ वेबसाइट और प्रोडक्ट अपॉन सब्सटेंस विजिट, मतलब जैसे वो विजिट करता है वो इजिली उसको देख पाए, ठीक है। इसके बाद चैलेंजेस इन सिक्योरिटी, क्या क्या चैलेंजेस है, सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी आर कॉम्प्लेक्स ऑफन रिक्वायरिंग इफेक्टिव मैनेजमेंट बाय इंडिविजुअल और एंटरप्राइज, ठीक है। थोड़ा चैलेंजिंग होता है सिक्योरिटी में, क्या क्या चैलेंजेस होता है, सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी आर कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी हमारे पास, ऑफन रिक्वायरमेंट इफेक्टिव मैनेजमेंट, हमें इसको लिए क्या चाहिए, इफेक्टिव मैनेजमेंट चाहिए, किसके थ्रू, इंडिविजुअल के थ्रू भी और एंटरप्राइज के थ्रू भी, ठीक है, दोनों की तरफ से। इसके बाद सिक्योरिटी मेजर्स while protecting against attack can be cumbersome leading to users disabling by bypassing them, मतलब बहुत सारे सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं हमें उनको चेक करना पड़ता है, कई बार अटैक हो जाता है और कुछ चीजें बाईपास भी हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है, चैलेंजेस हमारी सिक्योरिटी में। अब थ्रेड ट्रेड ऑफ क्या होता है,
ट्रेड ऑफ बिटवीन सिक्योरिटी एंड यूजेबिलिटी। ट्रेड ऑफ का मतलब होता है बैलेंस बनाना, ठीक है, दोनों के बीच पे, सिक्योरिटी और यूजेबिलिटी के बारे में। तो सिक्योरिटी एंड यूजेबिलिटी ऑफन ट्रेड ऑफ अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, ठीक है। क्लम्सली और awkward security measures may lead to user compromise security knowing और unknowingly, ठीक है। तो मतलब कई बार क्या होता है, अगर मान लो आपकी सिक्योरिटी अच्छी नहीं है तो आपकी जो यूजर का एक्सपीरियंस है वो खराब होता है। कई बार यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो सिक्योरिटी आपका खराब हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अचीविंग अ बैलेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन एंड यूजर फ्रेंडली यूजेबिलिटी इज क्रूशियल। दोनों में बैलेंस बना होना चाहिए। तो यहाँ तक हमारी जो यूनिट है वो खत्म होती है। नीचे आती है आपकी समरी, क्या क्या हमने पढ़ा, डेटा सिक्योरिटी सिंप्लीफाइड, डेटा डेफिनेशन, डेटा सिक्योरिटी और नेसेसिटीज। इसके बाद हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटा सिक्योरिटी। फिर हमने पढ़ा कोर एलिमेंट्स या ये ट्राइड्स, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा साइबर सिक्योरिटी ट्राइड्स, थ्रेड्स पढ़ा। इसके बाद एडिशनल डेटा सिक्योरिटी कंसंट्रेशन पढ़ा और सिक्योरिटी मैनेजमेंट पढ़ा। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो मैं ये डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप बस इस चीज का ध्यान रखना कि जो मैं डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ बड़ी मेहनत से बनता है, तो इसलिए थोड़ा सा इसका मतलब आप शेयर भी कर दोगे तो थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। आप कमेंट भी कर सकते हो अगर आपको कोई इशू आता है, कोई चीज समझ नहीं आई तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो समझा दूंगा। मतलब आज हमारा ब्लॉक 1 खत्म हो चुका है। ब्लॉक 1 के अंदर यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 हमारे तीनों यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमारे पास अब कुछ ज्यादा बचा नहीं है, लास्ट के 3 यूनिट बचे ब्लॉक 2 की, वो हम जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इस पसंद आया होगा वीडियो लेक्चर। थोड़ा सा लंबा हो गया है, आई नो, थोड़ा सा मैंने कोशिश करी है इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की। बाकी अगर को आपको कुछ इश्यू आता है तो आप यहाँ पर जाके मैं पढ़ भी सकते हैं, और अगर फिर भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अब तक के लिए आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है सब्सक्राइब करते हैं तो, ठीक है। और यूनिट 1 भी पढ़िए अगर आपने नहीं पढ़ी है, यूनिट 2 पढ़िए आपने अगर नहीं पढ़ी है। अगर वो दोनों पढ़ने के बाद आप ये पढ़ते हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर वैसे पढ़ते हैं तब भी आपको पता तो चलेगा क्या है, बट थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो यहीं पर अपना लेक्चर आज हम खत्म करते हैं डेटा सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट का। थैंक यू वेरी मच।